हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसुमिया स्टडी पॉइंट में। आज 12 मार्च है और 12 मार्च से हम लेकर के आए हैं करंट जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो स्टूडेंट इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये कार्य करता है वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMC की स्थापना को मंजूरी दी। NLMC वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत पूरी तरह से केंद्र के स्वामित्व में होगा। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN हाल ही में किस देश के पर्यवेक्षक का दर्जा निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया है रूस का। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने हाल ही में रूस की पर्यवेक्षक स्थिति को निलंबित कर दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा एटम स्मैशर है। CERN ने घोषणा की है कि उसके 23 सदस्यों ने यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा की है। यूक्रेन 7 सहयोगी सदस्य देशों में से एक है और रूस, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ को CERN में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है जामनगर में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्टेड सेंटर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 की थीम क्या थी? तो ये है बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन सत्र हाल ही में आयोजित किया गया। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस सत्र को संबोधित किया। इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की थीम बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी है। यह कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने के लिए आयोजित किया जाता है जो आने वाले वर्षों में विभिन्न कैरियर में शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, UDISC प्लस रिपोर्ट जो हाल ही में जारी की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित। भारत की स्कूली शिक्षा पर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट 2020-21 हाल ही में जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 सत्र में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 25.38 करोड़ हो गई है। सकल नामांकन अनुपात में 2020-21 में सभी स्तरों पर सुधार हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के 39.7 लाख छात्र सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रख्यात लेखिका गीतांजलि श्री के किस उपन्यास को बुकुर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है रेत समाधि को। गीतांजलि श्री की यह पुस्तक मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल ने किया और जूरी सदस्यों ने इसे शानदार और अकाट्य बताया जो 50,000 पाउंड के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। पुरस्कार की राशि लेखिका और अनुवादक के बीच विभाजित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो यह है भारत की महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी। भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है।
उन्होंने महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर लिन फुलस्टोन के नाम पर दर्ज है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है नेपाल की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ। नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को एलजीबीटीआई समुदाय के जीवन में सुधार के वास्ते उनके समर्पण के लिए अमेरिकी विदेश विभाग का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली में 10 से 15 मार्च तक लिटरेचर फेस्टिवल आयोजन किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो यह है साहित्य उत्सव 2022। अगला प्रश्न है, दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो यह है दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जय हिंद, जय भारत।